मेहनत कर पड़ता है जी जान से तपना, तब जाकर पूरा होता है सरकारी नौकरी का सपना। एक बार वापस से सुनो। मेहनत कर पड़ता है जी जान से तपना, तब कहीं जाकर के पूरा होता है सरकारी नौकरी का सपना। हेलो, आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज की मोटिवेशनल कम स्टडी क्लास में आपका वार्म वेलकम, गर्म स्वागत करता है। और सबसे पहले उस क्वेश्चन पर आते हैं जो कल मतलब 19 दिसंबर को न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के एक न्यूज़ में आया था, जिसमें सरकारी नौकरी जेवीएनएल की हल्की सी सुगबुगाहट थी। अब क्या है कि न्यूज़पेपर में जैसे ही कोई सुगबुगाहट होती है, बच्चे बेचैन हो जाते हैं। सर आ रही है क्या, नहीं आ रही है क्या, रद्द हो गई क्या, या आने वाली है क्या, 10 दिन में आने वाली है, 1 महीने में आने वाली है। और उन्हीं क्वेरीज को शांत करने के लिए एज वेल एज पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं उस जो न्यूज़ पर, जो कि कल के न्यूज़पेपर में आई थी। तो देखिए, एक बार स्क्रीन में चेंज करता हूँ, आप देखना। 19 दिसंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 बिजली कंपनियों में 4 माह से फंसी हुई है 2355 भर्तियां। बस ये खबर आनी थी कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आ गई क्या, आएगी क्या, वगैरह वगैरह, और फिर मैसेज वगैरह आना शुरू हो गए। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो एज सच कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। बस इसमें केवल और केवल इतना लिखा हुआ है कि 4 महीने से कुछ पद की वैकेंसी है, वो एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही है। देखो, ये लिखा हुआ है एक विभाग से दूसरे विभाग में अफसरों के बीच में घूम रही है, और अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। और अगस्त में ही भर्ती जारी आने वाली थी, लेकिन एन वक्त पर फाइल को सरकार ने तलब कर लिया, तो ये नहीं हो पाई। बस मैं ज़्यादा मुद्दे पर नहीं जाता हूँ और सीधा काम पर आ जाता हूँ। इसके लिए कुछ फाइल है जो वित्त विभाग में भेजी गई है। फाइल आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और 5 कंपनियों के लिए अलग अलग आवेदन की जगह एक ही आवेदन करना होगा। मैं नट शेल में मैं बता दूं कि इसमें कोई डेट, कोई तारीख, कोई महीना कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें इतना लिखा हुआ है कि फाइल संबंधित विभाग को, वित्त विभाग को भेज दी है, और जैसे ही वहाँ से क्लियर हो जाएगी वैकेंसी आ जाएगी। और अलग अलग जो कंपनी है, जेवीएनएल है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ऐसे 5 जो कंपनी अलग अलग बनी हुई है, जयपुर भी है इसमें, उनकी जगह उनमें अलग अलग आपको फॉर्म भरने की जगह एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी कोई ये टेक्निकल हेल्पर वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इरेलीवेंट समझने के कारण से उसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो कोई डेट नहीं है, कोई महीना नहीं है, कोई तारीख नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है वित्त विभाग में फाइल अभी भेजी जा चुकी है, और जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस मिलती है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अब मैं क्या निष्कर्ष निकालता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं इसका निष्कर्ष केवल इतना ही निकाल सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है कि कब आ जाएगी, तो उसका जवाब कुछ इस तरह से है कि ये एक गवर्नमेंट प्रोसीजर है। मैं अपने सभी वीडियोस में ये बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट प्रोसीजर है। जहाँ पर गवर्नमेंट प्रोसीजर में तेज़ी आ जाती है तो काम 10 दिन में, 15 दिन में आराम से हो जाता है, 1 महीने में आराम से हो जाता है। और अटक जाता है तो आप जानते हो कि खुद न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि अगस्त में आने वाली थी। आप देख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर भी पूरा होने वाला है। लेकिन आज चूंकि न्यूज़पेपर में आई है तो हम लोगों का जो है, जो बच्चों के सामने जो क्वेरी आ रही थी, बार बार बच्चे क्वेश्चन कह रहे थे कि भाई अभी आने वाली है, तो उसी को शांत करने के लिए हमने अपना ओपिनियन बताया कि गवर्नमेंट प्रोसीजर है, हो सकता है 1 महीने में क्लियर हो जाए, हो सकता है कुछ और टाइम लगे, ठीक है। बट मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बार बार मेरा यही कहना है कि पाइपलाइन में है, अंडर पाइपलाइन है, वैकेंसी आएगी। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो शायद रद्द ही हो जाए, तो ऐसा नहीं है, रद्द नहीं होगी और आएगी जरूर। अब कब आएगी इसका फैसला तो गवर्नमेंट करेगी। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, सिंस सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से कई बच्चे जो 6-6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी वापस अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि हम एक चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं और जब आपको लगता है कि यार ये आएगी या नहीं आएगी, तो
पढ़ाई में थोड़ा सा विरक्ति आ जाती है, थोड़ा आदमी सोचता है कि क्या पढ़े, जब आएगी जब देखा जाएगा। तो इसको वार्म अप करके रखें, क्योंकि सफल वही होगा जिसकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई कुछ बातें। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने टेलीग्राम चैनल पर पूछे थे। टेलीग्राम चैनल पर यदि आप मेरे डेली एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर के मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डेली एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो है वो समय समय पर इसके अंदर कुछ अपडेट जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सूचना वगैरह आई है वो भी डालता रहता हूँ, तो आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर, नज़र आ रहा आपको? तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्वेश्चन नंबर 245 है। मैं केवल और केवल यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को कंसीडर कर रहा हूँ जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई थी, जिनमें प्रॉब्लम्स आई थी, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको क्यों लूँगा? ठीक है, तो क्वेश्चन 25 स्क्रीन पर आपके सामने है, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ। ठीक है, जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रस्तावित लाभांश है, वो किसके प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है? ठीक है, बाइलैंग्वेज फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर लिखा नेट प्रॉफिट। बड़े अचंभे की बात है, मेरे ख्याल से जो भी बच्चे जीवीएनएल और कॉलेज लेक्चरर के हैं उनके पास में ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो पेड अप कैपिटल के परसेंटेज पर निकाला जाता है, प्रदत्त पूंजी पर निकाला जाता है। तो उसका आंसर है डी। ध्यान रखना, डिविडेंड जो होता है वो पेड अप कैपिटल पर बेस होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है, उसने 5 लाख रुपए की कॉल की है, 5 लाख में से अभी केवल 3 लाख ही लोगों से रिसीव हुए हैं, तो डिविडेंड जो होगा वो न तो 10 पर मिलेगा, न 5 पर मिलेगा, ये 3 पर मिलेगा, यानी पेड अप कैपिटल पर मिलेगा। यानी जो पैसा आम जनता ने, पब्लिक ने कंपनी को दिया है, डिविडेंड उसी के प्रतिशत के रूप में निकाला जाएगा। तो इसका आंसर होगा पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि ये पेड अप कैपिटल पर निकाला जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248। ठीक है, बाकी की क्वेश्चन जिनमें प्रॉब्लम नहीं है, इस कारण से आप सीरियल ऑर्डर का ध्यान मत रखना कि सर आपने ऊपर जो क्वेश्चन लिया है वो 245 लिया तो 2 कहाँ गए। तो 2 नहीं लिए क्योंकि उनके आंसर ज्यादातर बच्चों के सही आए थे, तो उनको मैंने कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी कॉल्ड बाय ए कंपनी विद एप्लीकेशन फॉर इट शेयर इन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों के लिए न्यूनतम आवेदन राशि शेयर के अंकित मूल्य का निम्न प्रतिशत होना चाहिए। भाई सवाल ये कह रहा है कि आप जो आवेदन राशि लोगे, एप्लीकेशन मनी लोगे। कब सर एप्लीकेशन मनी क्या होती है? तो ये तो बेसिक चीज है कंपनी अकाउंट्स में कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो लोगों से आवेदन के समय पैसे मंगवाती है उसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। तो एप्लीकेशन मनी जो मिनिमम होनी चाहिए वो फेस वैल्यू का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? 5% होनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं इसमें कुछ लोचे हैं, लफड़े हैं। का सर लफड़े क्या हैं? क्योंकि हमने जो क्लासेस रिकॉर्डेड बनाई है उसमें इसको डिटेल में बताया है। खैर जिन बच्चों ने उनको नहीं खरीद रखा उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बाय द वे ये 5% ऑप्शन ना हो, बाय द वे ये 5% ऑप्शन ना हो तो फिर क्या होगा? तब आपका आंसर जो होता है वो होता है इशू प्राइस का 25%। तो 2 ऑप्शन हैं, 2 चीजें हैं। एक तो कंपनी एक्ट की चीज है, एक सेबी की चीज है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने एप्लीकेशन मनी कम से कम लेगी अपनी इशू प्राइस का 25%, निर्गमित मूल्य का 25% का। सर मतलब ध्यान से समझना। शेयर 10 रुपए का है, 3 रुपए प्रीमियम पर इशू किया जाता है, 3 रुपए प्रीमियम पर इशू किया जाता है। तो मुझे बताओ 10 रुपए का शेयर है, ये लिखा मैंने फेस वैल्यू 10 रुपए, देन फिर मैंने लिखा प्रीमियम
प्रीमियम मैंने लिखा 3, टोटल 13। अब यदि एप्लीकेशन मनी की बात करें तो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है फेस वैल्यू का 5%, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है इशू प्राइस का 25%। तो ध्यान रखना दोनों ही आंसर ठीक है। दिख नहीं रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिए फेस वैल्यू का 5%, ठीक है, फेस वैल्यू का 5%, और ये लिख दिया फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5%, और यहां लिखा इशू प्राइस का 25%। का सर सही दोनों ही आ जाए तो कौन सा होगा? तो ध्यान रखना दादागिरी सेबी की चलती है, तो दोनों ही सही है। अभी साफ ही साफ आपको अंकित मूल्य बोला है, तो आपको अंकित मूल्य का 5% लेना है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर ऑप्शन 25% भी आता ना तो भी आप यहाँ पर 5% बताते, क्योंकि जो 25% होता है वो इशू प्राइस का होता है, इशू प्राइस यहाँ पर है 13 रुपए। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 250 आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने फेसबुक पे भी डाला था, तो दो बच्चों में तो आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, कमेंट लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ कि तेरे को क्या आता है वगैरह वगैरह। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें, ठीक है। और बाकी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ सपोर्ट बता करके बता रहा था नहीं मेरा सही है। तो इसमें ये कह रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट कौन सा नहीं है, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के समावेलन से पूर्व का लाभ एक पूंजीगत लाभ होता है और वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, इस कारण ये आंसर सही नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक लफड़ा तो यहां पर पड़ रहा था। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी एक कैपिटल प्रॉफिट है। और लास्ट कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक लफड़ा यहां पड़ रहा था। जो लड़ाई झगड़े हुए थे वो बी और सी में हुए थे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर बी और डी, बी सही है, कोई बोल रहा था डी है, कि बी जो प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल में ही तो आता है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ उस बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट दो प्रकार का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। वो रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। यदि किसी एसेट को आप उसकी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल जो खरीदा था उससे भी ऊपर बेचते हो, तो कॉस्ट और सेल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कैपिटल प्रॉफिट आता है। इस कारण आप प्योरली नहीं बोल सकते कि फिक्स्ड एसेट को बेचने वाला प्रॉफिट ऑलवेज कैपिटल होगा या ऑलवेज रेवेन्यू होगा। वो डिटेल है, यानी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है। इस कारण बी प्योर राइट आंसर नहीं है। इस वजह से आपका आंसर होगा डी, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में कैपिटल प्रॉफिट भी हो सकता है और रेवेन्यू प्रॉफिट भी हो सकता है। कैपिटल प्रॉफिट कब होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में? जब आप उसे लागत से ऊपर बेचोगे, जब आप उसे ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर बेचोगे तो फिक्स्ड एसेट को बेचने पर कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, कोई आप अनुबंध तोड़ते हो, तो अनुबंध तोड़ने पर आपको मुआवजा मिलता है, जो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है वो ऑलवेज रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, वो आयगत प्राप्ति होती है, आयगत लाभ होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो डी होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, वकीलात वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलर्ट रहिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट 252, देखिए इसमें भी बच्चे चक्कर खा गए। 252 है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी फ्रॉम। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि CRR अकाउंट बोलते हैं इसे शॉर्ट में, CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कब बनता है भाई ये?
तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनता है जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो। वापस से सुनो, व्हेन यू आर गोइंग टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने वाले हो, अधिमान अंश रिडीम करने वाले हो, आप उनके पैसे लौटाने वाले हो, तो सेक्शन 55 जो कंपनी एक्ट 2013 का है वो कहता है सीआरआर बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यदि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हो तो, और दूसरा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इन दो कामों में आप जो है वो सीआरआर का निर्माण करना पड़ेगा। और सीआरआर के निर्माण में रेवेन्यू रिजर्व ही, रेवेन्यू प्रॉफिट ही यूज हो सकता है, रेवेन्यू प्रॉफिट ही यूज हो सकता है, कैपिटल यूज नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन एक कैपिटल प्रॉफिट है, वो यूज नहीं हो सकता। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी कैपिटल होता है, यूज नहीं हो सकता। कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल है ही, तो फिर कौन सा यूज हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। समझ गए आप? तो आपको पता होना चाहिए सीआरआर जो है वो कब कब बनता है, और इसमें केवल और केवल पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस एंड एनी अदर रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऐसे रिजर्व जिनको आप डिविडेंड बांटने में यूज कर सकते हो, उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, और मैं सोचता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सीआरआर में ऐसी कौन सी चीज है जो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के टाइम तो की जा सकती है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम नहीं की जा सकती। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम जब सीआरआर आप बनाते हैं तो एक अकाउंट का आप यूज नहीं कर सकते, बट जब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के टाइम आप सीआरआर बनाते हैं तो एक अकाउंट है उसका यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सा है, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इंतजार करूंगा। यदि आप वास्तव में डेप्थ नॉलेज रखते हैं तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। नेक्स्ट 254 क्वेश्चन है, द कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ मैक्सिमम डैश 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 परसेंटेज ऑफ पेड अप इक्विटी और रुपीज विच एवर इज हायर। कंपनी अधिकतम स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती है जो कि प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत या रुपए जो भी अधिक हो सकता है। तो इसमें भी कई लोग झांसा खा गए और ज़्यादातर बच्चे जो है वो ए ऑप्शन करके आए 25% और 10 करोड़, जबकि इसका आंसर बी है 15% और 5 करोड़। उसके लिए आपको इसका सेक्शन रीड करना पड़ेगा। मैं एक बार इसका सेक्शन भी बता देता हूं आपको, देखिए स्क्रीन पर दिखा क्या आपको? मेरे ख्याल से दिख गया होगा। तो देखें, ये लो, दिखा, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, द कंपनी shall not issue sweat equity share for more than 15% of existing paid up share capital in a year or share of the issue value of rupees 5 करोड़। यानी किसी एक वर्ष में एक कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती है वो प्रदत्त पूंजी का, पेड अप कैपिटल पूंजी का, ध्यान रखना अभी तो क्वेश्चन मैंने आराम से पूछा, यदि ये 15% ही चारों ऑप्शन में दे दे, एक में पेड अप कैपिटल डाल दे, एक में ऑथोराइज्ड डाल दे, एक में इशूड डाल दे, तो 15 भी धरा रह जाएगा तुम्हारा। तो अंदर तक आपको डिटेल याद होनी चाहिए कि 15% किसका, तो पेड अप कैपिटल का या 5 करोड़, जो भी दोनों में से ज्यादा हो। आगे भी पढ़ो क्या लिख रहा है, हाउएवर द इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। आप बच्चे जो गच्चा खाए वो 25% से इस कारण से खाए, इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी हाल में टोटल जारी किए गए स्वेट इक्विटी शेयर आपकी पेड अप कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी एक वर्ष में
किसी एक वर्ष में पेड अप कैपिटल का 15% और 5 करोड़ जो भी दोनों में से ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल आप 25% से ज्यादा जारी नहीं कर सकते। तो 25% कब यूज आएगा और 15% कब यूज आएगा आपको पता होना चाहिए। 15% किसी एक साल की कहानी है, 15% और 5 करोड़ जो भी दोनों में से ज्यादा, और 25% जो कहानी है वो है एट एनी टाइम, यानी टोटल मिला के सभी ईयर्स का मिला के आपको इसका ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट हम लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है आगे कि हाउएवर ए स्टार्टअप कंपनी, एक नई कंपनी जो कि स्टार्टअप है, स्टार्टअप यानी नई एस्टैब्लिश हुई है, वो कर सकती है 50% ऑफ पेड अप कैपिटल अप टू 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 5 साल के अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन के वो 50% ऑफ पेड अप कैपिटल तक का स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक छोटी सी चीज थी और इतनी ज़्यादा आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इसका पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि स्वेट इक्विटी शेयर, नजर आ रहा है आपको, स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड टू एम्प्लॉइज शैल बी लॉक्ड इट फॉर, कर्मचारियों को जो स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं उनको कितने साल तक लॉक करने का मतलब है कि वो आगे बेच नहीं सकते, उनके पास रह सकते हैं। कंपनी जनरली ऐसा रूल इस कारण से लगाती है क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी, पसीने वाले शेयर जारी किए, स्वेट वो ये पसीना है, स्वेद बोलते हैं हिंदी में, तो पसीने वाले शेयर जनरली क्या डिस्काउंट पर जारी होते हैं। वैसे तो कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। मेरा आज का एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी बट्टे पर डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, इसका सेक्शन कौन सा है, कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताएंगे ताकि मुझे लगे कि हाँ यार लास्ट तक वीडियो देखा था। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, तो ये कौन से सेक्शन में कहा गया है। दूसरा ये कि कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, और जैसे ही डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं अपने कर्मचारियों को उनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो कर्मचारी बेचारी ये चाहते हैं कि उनको बेच करके एनकैश करें और अपने घर खर्च में पैसे यूज करें। तो ऐसा करोगे तो मार्केट में शेयर का फ्लो बढ़ जाएगा, और शेयर का फ्लो बढ़ जाएगा तो शेयर के भाव कम हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए एम्प्लॉयज पर लॉक इन पीरियड लगाया जाता है, जो कि कितने साल तक होता है, 3 साल तक होता है, 3 ईयर तक होता है। ठीक है, 3 ईयर तक लॉक इन होता है। तो इसका भी मैं बता देता हूं आपको। ये देखो, द स्वेट इक्विटी शेयर issued to directors or employee shall be locked non-transferable for a period of 3 years from the date of allotment। ठीक है, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 3 साल तक का लॉक इन रहेगा। अब एग्जाम में ज़्यादा ही बदमाश एग्जामिनर हुआ तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल कॉल, इस तरह से डाल दे तो और गजब का कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस याद कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपना। अब क्वेश्चन तो हो गए हैं अपने, अब बात आती है कुछ मोटिवेशन की। तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए। टेलीग्राम चैनल पर फ्री में एमसीक्यूज अवेलेबल हो रहे हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं जो कि आरपीएससी एबीएसटी का है एज वेल एज जेवीएनएल अकाउंटेंट का है, दोनों का कोर्स पाठशाला क्लासेस जयपुर पर अवेलेबल है, जिसके फ़ोन नंबर एज वेल एज पाठशाला क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जा कर के उस साइट पर कुछ नॉमिनल अमाउंट दे करके कोर्स पढ़ सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि पता नहीं फेस टू फेस क्लास कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी। तो मेरा मंत्र आप याद रखना, मंत्र था मेहनत कर पड़ता है जी जान से तपना, मेहनत करके जी जान से तपना पड़ता है तब जाके पूरा होता है सरकारी नौकरी का सपना। जो सोच बैठे हैं कि भाई साहब 15 दिन 20 दिन पढ़ लो नौकरी मिल जाए, गए जमाने आपको जी जान से तपना पड़ेगा। बच्चे रात दिन लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, जी जान से तप रहे हैं। मेरे पास में कई ऐसे लोगों के भी फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं जो कि ऑलरेडी
जॉब्स में है, प्राइवेट जॉब्स में है, वो भी कह रहे हैं कि सर हम टाइम निकालते हैं शाम को, एक रेगुलर टाइम स्केड्यूल फिक्स कर रखा है कि 3 घंटे सर की क्लासेस देखनी ही देखनी है, और वो देख रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो रेस में आपसे आगे निकल जाएंगे यदि आप नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप परचेज क्लास ही खरीदें, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आपकी अच्छी तैयारी है तो आप बुक्स पढ़ के भी अपना काम चला सकते हैं। क्लासेस उन्हीं के लिए है जो वास्तव में इनकी इच्छा रखते हैं, जिसके पास मॉनेटरी कैपेसिटी है। वैसे बहुत ज़्यादा प्राइसेस है नहीं, यदि आपका बजट अलाउ करता है तो आप कॉलेज लेक्चरर ABST और JVNL की क्लास पाठशाला क्लासेस पर ले सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर एप्लीकेशन दे रखे हैं। मिलेंगे अगली बार कुछ नए मोटिवेशन, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपका दोस्त CA दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु विदा लेता है। बाय बाय।